नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 10वें अंक में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शिवभूषण त्रिपाठी जी करेंगे। शिवभूषण त्रिपाठी जी वर्तमान में भारतीय शिक्षा शोध परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी जी के दाहिने श्री डी.के. ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वर्तमान में लखनऊ के पुलिस आयुक्त हैं। श्री डी.के. ठाकुर जी के दाहिने हमारे आज के मुख्य वक्ता और आयुर्वेद के विशेष जानकार श्री डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी हैं। बच्चे हैं अनमोल इस श्रृंखला में हमारे दो ही प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये भविष्यवाणी लगातार चल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। कहीं पे बताया जा रहा कि अगस्त के आखिर में आ जाएगी, कहीं कह रहे हैं सितंबर में आएगी। साथ में ये कहा जा रहा है कि इस तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। तो क्या डॉक्टर साहब तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे? इस पे मार्गदर्शन करें। देखिए, बच्चे किसी भी देश के उसके राष्ट्र की भविष्य की धरोहर होते हैं। हमारे देश के भी बच्चे हमारे देश की राष्ट्र की धरोहर हैं। तो बच्चों का स्वास्थ्य का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आज हम कोरोना का रोना रो रहे हैं, कल किसी और चीज़ का रोना रोएंगे। पहले सार्स आया, हैजा आएगा, प्लेग आएगा, बहुत तरह के वायरस डिजीज अभी भी आएंगे। कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। कोरोना का संक्रमण झेल रहे हैं, इसके बाद इसकी दूसरी तीसरी लहर में भी इसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। तो संभावना है कि आगे चल के और कोई ऐसा वेरिएंट आएगा जिसको हम नहीं झेल पाएंगे, या स्वास्थ्य की मॉडर्न साइंस के पैरामेडिकल और उसके हिसाब से इसको हम झेल नहीं पाएंगे। हमारे भारतीय परिवेश में घर की धुरी माँ होती थी, और माँ केवल शिशु की परंपरा से उसको इतना ज्ञान होता था कि वो शिशु का संरक्षण कैसे करे, उसका विकास कैसे हो, उसका सम्यक ग्रोथ कैसे हो, इन सब चीजों को परंपरा रूप से वो जानती थी। अब सवाल उठता है कि हम बच्चों को बचाएं कैसे। हम अपने आहार विहार आचरण से हम अपनी इम्यूनिटी को बिगाड़ लेते हैं। मंडूकोपनिषद का एक छंद है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लाभे ज्ञात ग्रंथन विप्रमोक्ष। माने आहार से मोक्ष तक की यात्रा। अच्छा आहार ग्रहण करेंगे तो मन मस्तिष्क भी ऐसा रहेगा, जैसा अन्न वैसा मन, एक सामान्य परंपरा है। तो इस तरह से आहार का बहुत बड़ा महत्व दिया है। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा तभी होगी जब वो षड्रस भोजन करेगा। षड्रस का मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस किसी भी पदार्थ में पाए जाते हैं और पूरे यूनिवर्स में 7वां कोई भी रस नहीं है। अपने सामने एक बहुत अच्छे पात्र में रख के बहुत धीमी गति से अनाज को खाना चाहिए, प्रसन्नचित्त मुद्रा से खाना चाहिए, अपने सगे संबंधियों के बीच में बैठ के खाना चाहिए, खाते समय न ज्यादा बोलना चाहिए। भोजन कब ग्रहण करें, इसके लिए हमारे यहाँ लिखा है सर, याम मध्यम न भुक्तव्यम याम युग्मम न लंघेत। याम का मतलब होता है प्रहर। एक प्रहर के बीच में दोबारा नहीं खाना चाहिए, और 2 प्रहर से ज्यादा कभी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 2 श्लोक कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात को कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थिष्ठ जीर्णा जीर्ण निरूपयो स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। जिस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है या जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, उसे ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? उदनादित्य रश्मिभ्य शीर्णो रोग मनि निशतः। केवल उगते हुए सूरज को देखने मात्र से आपके असंख्य रोग ठीक हो जाते हैं। मैं अभी इतना ही आपको बताऊं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कमिश्नर साहब, 2 बातें अभिभावक लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं। अभिभावकों ने पूछा ये है कि उस समय ऐसे बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, नकली दवाइयाँ बनाने लगते हैं, तरह तरह के जो सरकार के सिस्टम हैं उनके बीच में खड़े होके मीडिएटर के तौर पे गड़बड़ियाँ करने लगते हैं। तो इस पे हम लोगों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई अप्रैल में अपने लखनऊ में खास करके, वो प्रथम लहर से बहुत हद तक भिन्न थी। आपने ये देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि प्रथम लहर में जो संक्रमण की दर थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, और दूसरी लहर में संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ी, अचानक आपने देखा कि हॉस्टल में बेड मिलना बंद हो गया। हमारा रोल सेकंड स्टेप शुरू होता है कि यदि लहर आ गई, संक्रमण हो गया, तो कैसे क्या करें।
जो आपने प्रश्न पूछा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोगों को भी ये आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब अचानक बेड की मांग बढ़ी और प्रथम लहर के विपरीत इस लहर में ऑक्सीजन की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी। ऑक्सीजन की मांग इसलिए तेज़ी से बढ़ी जब जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल घटने लगता था वो अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना चाहता था। तीसरी मांग जो बढ़ी, एक रेमडेसिविर दवा आई थी जो कि बाद में बंद कर दी गई, लेकिन तत्काल जैसे उस समय जब कोरोना संक्रमण दूसरे लहर में पीक पर था तो लोगों के बीच ये धारणा फैल गई थी कि रेमडेसिविर जो दवा है वो एकदम रामबाण की तरह है, आप ले लोगे, इसका इंजेक्शन ले लोगे तो पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तो अचानक रेमडेसिविर दवा की किल्लत हो गई। तो ये ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, और तीसरा जब आया जब ब्लैक फंगस आया बाद में लास्ट स्टेज में, ब्लैक फंगस की एक दवा आई थी एम्फोटेरेसिन। तो तीन चीज़ की हमने देखी, हम लोगों ने ऑब्जर्व की, तीन चीज़ की अचानक जो भारी मांग शुरू हो गई। जब किसी की मांग शुरू होती है और सप्लाई नहीं हो पाती तभी ब्लैक मार्केटिंग और ये सब गोरख धंधा, काला धंधा शुरू होता है। तो हम लोग संज्ञान में जैसे आया वैसे ही हम लोगों ने आम जनता को ये सक्रिय किया, आम जनता को सूचित किया कि हमारा ये पर्टिकुलर नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, कहीं भी किसी तरह कालाबाजारी हो रही हो कोरोना को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, रेमडेसिविर को लेकर के या बाद में एम्फोटेरेसिन को लेकर के हमें सूचना दें। अधिकांश मामले ऐसे मिले जिसमें वो नकली दवा थी। उन्होंने किया ये था कि कोई जो दवा मुश्किल से 15 या 20 रुपये मिलती है उसकी शीशी ला करके उसका रैपर हटा करके उस पर रेमडेसिविर का रैपर लगा दिया और उसको बेचने लगे। ऐसे भी लोग हम लोगों ने पकड़ा। फिर हम लोगों ने बार बार बताया कि ऐसी दवा ना लें, सही जगह से लें, सही अधिकृत दुकान से लें वगैरह वगैरह। तो काफ़ी असर लगा, काफ़ी रोक लगी। हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम पहले ही ऐसा प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाएं, हम इस रोग के चक्कर में ही नहीं आए। अभी भी हम लोग कहते हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए, जो कहीं कहीं लोग नहीं कर रहे हैं। लोग संक्रमित होने के बावजूद, संक्रमित होने का दंश झेलने के बावजूद भी अब इसे सीख नहीं पाए हैं। बहुत अच्छा चुटकुला चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि साहब 2 दिन पहले अस्पताल में उनको सीट के लिए मारामारी कर रहे थे और 2 दिन बाद अब होटल में सीट के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये दुखद है, ये दुखद है। ये हम लोग समझना पड़ेगा और इससे दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने अपना पूरा जीवन विद्या के लिए समर्पित किया, विद्यार्थियों के बीच में रहे। बच्चों को युवाओं की तरह आप निर्देशित नहीं कर सकते, तो बच्चों के स्वभाव के अनुरूप माँ बाप कैसे व्यवहार करें, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं एक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ कि आपने बच्चे हैं अनमोल इस बड़े छोटे से शीर्षक में बहुत सारी बातों को समेटे हुए और जन जागरण का जो आपने एक बीड़ा उठाया है और इस चैनल के माध्यम से आपने लोगों को जागृत करना चाहा है, निश्चित ही यह प्रशंसनीय कार्य है। विद्या भारती ने तो बच्चों में इम्यून सिस्टम, रोग धारण करने की क्षमता जो होती है, शक्ति होती है, वो बहुत अधिक होती है। बच्चे अनंत शक्ति के भंडार होते हैं। माँ बाप को चाहिए कि उसमें जो मनु महाराज ने ये बताया है कि बच्चे के पालन करने के संबंध में लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताड़येत संप्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। यहाँ पुत्र से तात्पर्य चाहे वो कन्या हो चाहे वो बालक हो, दोनों उसकी संतानों को प्रथम 5 वर्ष तक उसका लालन पालन करना, उसको क्योंकि उसकी सुरक्षा उसको माता पिता को करना है। मैं कहूँगा कि बच्चे हैं अनमोल जगत में सबके प्राणाधार, प्रेम सुरक्षा आदर पाकर खोलें सुख का द्वार, खोलें सुख का द्वार, करें जगत उद्धार। इसलिए अनमोल जो बच्चे हैं उनको हमारे अभिभावकों को समझना चाहिए, उनमें निहित अनंत शक्तियों को पहचानना चाहिए और पहचान करके बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं को त्याग करके, स्वयं को बहुत सारी चीज़ों का परित्याग करके उनके विकास में, उनको आगे बढ़ने की दिशा में, उनके मनोमय कोशों, 5 कोशों के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर शिवभूषण जी। तो डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसी कोई संक्षिप्त
विवरणिका एक पुस्तक बन सकती है 20-25 पेज की, जिसको हमारे अभिभावक अपने घर में रखें तो उससे उनको जीवन शैली, सारे तरह के आचार विचार उसमें समझाए जा सके। आरोग्य भारती स्वस्थ जीवन शैली पे एक पत्रक बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि संक्षिप्त में और बहुत टेक्निकल वर्ड ना हो, क्योंकि आयुर्वेद में दिक्कत ये है कि हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर वो संस्कृत में इतना बोलने लगते हैं कि वो जनमानस को लाभ नहीं होता, समझ नहीं आता, और जनमानस को तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए। तो बहुत संक्षिप्त भाषा में और बहुत साधारण सी भाषा में इस तरह की एक पत्रक हम लोग पत्रिका छोटी सी तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगी, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। विभिन्न विकसित देशों में कम्युनिटी पुलिसिंग एक बड़ा सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, और अमेरिका, यूरोप में हम लोगों ने देखा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से 98-99% प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व रहती हैं। क्या यहाँ पे भी ऐसा संभव है, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स के अलावा अभिभावक ये सब भी प्रशिक्षित हो सकें? एकदम संभव है, और हम लोग करते भी रहे हैं, पहले आगे भी करते रहेंगे। इसमें बीच में जो बाधा आ गई थी, जो रुक गया था, वो कोविड के कारण ही। कोविड कारण जब हम लोगों ने ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग बनानी शुरू की, लोगों से मिलना जुलना कम किया, तो इस पर कम्युनिटी पुलिस पर हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि चाहे व्यापारियों से हम लोग को मिलना जुलना हो, अध्यापकों से मिलना जुलना हो, स्कूल में जाना हो, कॉलेज में जाना हो, ये सब कम्युनिटी पुलिसिंग के ही पार्ट है। कम्युनिटी पुलिसिंग जो स्टार्ट होती है वो खासकर यहाँ स्टार्ट होती है कि हम लोग एक एक मोहल्ले को आइडेंटिफाई करके उसमें एक बीट ऑफिसर बनाते हैं, और उस बीट ऑफिसर जो हमारा पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि उस मोहल्ले के, उस गांव के जो उनका बीट है, उनके हर एक व्यक्ति से वो संवाद करें, हर एक व्यक्ति संवाद रखें, किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की समस्या हो उससे वो अवगत हों, और जो उस मोहल्ले के, गांव के, बीट के रहने वाले लोग हैं उनको भी पता हो कि हमें कल कोई समस्या है कि हमें किससे संपर्क करना है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे अभिभावकों और सारे बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी हो जाती है, सामाजिक जीवन, लाइफ नॉर्मल हो जाता है, हम इस कम्युनिटी पुलिसिंग की धारणा को और आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रचलन में है और सहयोग लिया जाता है पुलिस के द्वारा हर स्तर पे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने रोल को अदा करें। डॉक्टर शिवभूषण जी, अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए आप हमारे अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों की अनमोल शक्तियों को जागृत करने के लिए और उस जागृत शक्ति का उपयोग सही दिशा में हो, इस विषय पर विशेष चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे। और वो तभी हो सकेगा जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। धर्म एक ऐसा शब्द है जिस पर लोग तरह तरह की बातें समझने लगते हैं, ठीक से समझते नहीं, और धर्म का नाम लेते ही लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। धर्म से तात्पर्य यह है कि अगर मैं किसी शिशु का पिता हूँ, तो पिता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि शिशु के दायित्वों को वो ठीक उसे निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके लिए क्या आवश्यकता, उसके भरण पोषण की चिंता करना, ये उस लिए मेरा ये धर्म है पिता के रूप में। लेकिन मैं ही एक व्यक्ति अगर किसी विद्यालय में शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं समय पर विद्यालय उपस्थित हूँ, स्वयं सदाचरण से रहूं, और विद्यार्थियों को जिस विषय का भी मैं शिक्षक हूं उस विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करूं, स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय के साथ और उनको वो ज्ञान देने की मैं चिंतन करूं और वैसा आचरण में लाने का प्रयास करूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शिवभूषण जी। आज की परिचर्चा में आपने सभी बातों को सुना। आपके मन में और बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, उन प्रश्नों को हम तक भेजिए। अगले अंक 11वें अंक में मंगलवार को पुनः हम हाजिर होंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी परिचर्चा आज हुई है ये आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन का अन्य कोई काम। तो इसे ध्यान से सुनते रहें। पुनः अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।